Hello friends, welcome to the revision series of capital gain. This is our lecture number 3 and in first part 1 and part 2 capital gain we have done the capital assets, definition of capital assets, type of definition of capital asset, type of capital assets, special cases of period of holding भाई जहाँ बोनस शेयर में क्या होता है, राइट शेयर्स में क्या होता है, एंड देन स्पेशल केसेस वो होते हैं जहाँ ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन होता है या प्रीवियस गिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है वो अपने नहीं किया. देन वी हैव डन मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र किसको बोलते हैं, सेक्शन 2 डिफाइन करता है. एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द ट्रांसफ़र जिस ईयर में लगता है उस ईयर में चार्ज होता है. उसके 3 एक्सेप्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्म्स. September 26, द एक्सेप्शन ऑफ ट्रांसफ़र इज 3 की जिस ईयर में ट्रांसफ़र होगा उस ईयर में कैपिटल एसेट्स नहीं लगेगा. एंड दैट थिंग इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड. एंड सेकेंड केस इज जब आपको इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है इन केस ऑफ फायर, फ्लड, हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन, अर्थक्वेक और वॉर बाई एन एक्शन और एनेमी. थर्ड इज कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट उन केसेस में जिस ईयर में ट्रांसफ़र होता है उस ईयर में कैपिटल गेन नहीं लगता है. ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इंडेक्सेशन 23 जुलाई 24 के बाद जो ट्रांसफ़र होते हैं उन पे नहीं मिलता है. तो यहाँ जस्ट बिकॉज इन 3 स्पेशल केसेस में ट्रांसफ़र अलग ईयर में होता है और कैपिटल गेन की चार्जेबिलिटी अलग ईयर में आती है, तो इन 3 केसेस के लिए ट्रांसफ़र अलग माना जाता है. तो यहाँ व्हाट वी हैव टू डू इम्पॉर्टेंट केयर रखना है फॉर द इंडेक्सेशन. ठीक है कि इसमें इन केसेस में आपको इंडेक्सेशन मिल जाएगा. देन अपने ने क्या किया था, मीनिंग ऑफ और सेक्शन 45 स्कोप ऑफ चार्जेबिलिटी. एंड देन ट्रांसफ़र कौन से ट्रांजैक्शन है जिनको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है, और स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. आज फर्स्ट अपने स्टार्ट करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट का चाहता, आईसीआई का चाहता टॉपिक स्लम सेल. हर टर्म 1-2 टर्म छोड़ के आईसीआई स्लम सेल देता ही देता है. तो स्लम सेल क्या होता है, स्लम सेल के लिए मैं पहले बताती हूँ. तो स्लम सेल क्या होता है कि व्हेन वेयर वी डोंट असाइन इंडिविजुअल वैल्यू टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एक पूरा का पूरा अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र हो जाता है विदाउट असाइनिंग इंडिविजुअल वैल्यूज टू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, उसको स्लम सेल बोला जाता है. और स्लम सेल का फर्स्ट स्लम सेल में क्या, एक जैसे समझिए एक समझिए रिलायंस का पेट्रोलियम है, रिफाइनरी है, तो एक रिफाइनरी का पार्ट पूरा का पूरा जब ट्रांसफ़र होता है उसको स्लम सेल बोला जाता है. वहाँ इंडिविजुअल एसेट्स को वैल्यू नहीं दिया जाता है, इंडिविजुअल एसेट्स को वैल्यू नहीं दिया जाता है. तो यहाँ फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा एफएमवी ऑफ एसेट ट्रांसफ़र. समझिए एक पूरा का पूरा अंडरटेकिंग है, समझिए इसी में करते हैं. एक पूरा का पूरा अंडरटेकिंग है मेरा, एक मेरा बिजनेस है, ठीक है, या मेरा रिफाइनरी वाला बिजनेस ट्रांसफ़र हो रहा है. तो इस जो एक तो एसेट्स होता है ट्रांसफर्ड, पूरा का पूरा अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र हुआ तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड. और सेकंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स रिसीव्ड. अरे अपने अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र करे, एसेट जा रहा है तो कंसिडरेशन भी तो मिला होगा ना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड. ठीक है, कंसिडरेशन रिसीव्ड और इसमें एसेट्स ट्रांसफर्ड. ये रूल का वैल्यूएशन फाइनल में है. अभी अपने को क्या करना है, आपके सम में दिया हुआ रहेगा फेयर जो आप एसेट ट्रांसफ़र करो उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, और जो आप कंसिडरेशन रिसीव करो. तो आप पूछ सकते हो भाई कंसिडरेशन का क्या फ़र्क, क्या एफएमवी हो सकता है. तो इसलिए क्योंकि कभी कभी कंसिडरेशन में शेयर्स मिल सकते हैं, कंसिडरेशन में एसेट्स मिल सकता है, तो उनका फेयर मार्केट वैल्यू है ना वो लिया जाएगा. अगर कंसिडरेशन मनी नहीं है तो उनका कंसिडरेशन मनी नहीं है तो एसेट्स का फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाएगा. तो इनका 2 एफएमवी रहेगा. तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा,
दो कंसिडरेशन उनका हायर हायर लिया जाएगा, जो भी अमाउंट रहेगा, समझो 200 करोड़ 300 करोड़ हायर वैल्यू ले लेंगे, वो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा, जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस होगा वो ले लेंगे, देन ये आएगा नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन, तो सिंस यू कैन आस्क कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, इसमें नेटवर्थ होता है, मीन्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो अपना एसेट ट्रांसफर हो रहा है, तो नेटवर्थ रहेगा, तो नेटवर्थ किसका है, डेप्रीसे, तो नेटवर्थ का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वी हैव टू कंप्यूट द नेटवर्थ ऑफ द जो अपना अंडरटेकिंग जा रहा है, समझो रिफाइनरी जा रहा है, तो रिफाइनरी का नेटवर्थ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, नेटवर्थ निकालने का रूल्स, जो भी डेप्रीसिएबल एसेट्स है उनका WDV लेंगे, उनका WDV लेंगे एज पर इनकम टैक्स रूल, कभी कभी दे देता कंपनीज एक्ट, तो एज पर इनकम टैक्स रूल, और अदर एसेट्स का बुक वैल्यू, अदर एसेट्स का बुक वैल्यू और रीवैल्यूएशन के इफेक्ट को इग्नोर करना है। ओके, तो मैं फिर रिपीट करती हूँ, अपने वी आर डूइंग स्लम सेल, वी आर डूइंग स्लम सेल, वी आर डूइंग स्लम सेल। स्लम सेल के केस में क्या होता है, एक इंडिविजुअल एसेट्स ट्रांसफर नहीं होता है, एक पूरा का पूरा अंडरटेकिंग ट्रांसफर होता है, तो सिंस एक सेल है, एक अंडरटेकिंग मिला, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर, फेयर मार्केट वैल्यू जो एसेट्स जा रहा है उसका वैल्यू और जो आ रहा है दोनों का वैल्यू में से जो ज़्यादा वाला हायर, हायर पार्ट को अपने को लेना है, हायर अपना फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा, ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, वो नेट कंसिडरेशन आएगा, नेट कंसिडरेशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेटवर्थ होगा ऑफ एसेट्स, नेटवर्थ ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांसफर्ड, तो नेटवर्थ कैसे निकलेगा, डेप्रीसिएबल एसेट्स के केस में WDV लेंगे, और भी है, पहले ये ध्यान रखो, डेप्रीसिएबल एसेट्स के केस में WDV लेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अदर एसेट्स के केस में बुक वैल्यू लेंगे, रीवैल्यूएशन इफेक्ट को इग्नोर करना है, और जो गुडविल का केस है, और दो इसमें स्पेशल केसेस और होते हैं गुडविल का, एंड देन वेट, एक कैपिटल गेन होगा, ये सॉरी एक गुडविल होगा, एंड देन वो एसेट जिनका पूरा डिडक्शंस अपने को मिल जाता है, लाइक सेक्शन 35A(d) में जो स्पेशल बिजनेसेस होते हैं फर्टिलाइजर्स के, रिफाइनरी के, उनके केसेस में पूरा का पूरा एसेट्स का डिडक्शंस अपने को 35A(d) में मिल जाता है, तो उन केसेस में उन एसेट्स का वैल्यू नील होगा। गवर्नमेंट कभी भी डबल डिडक्शंस को प्रमोट नहीं करती है। तो आपको ये सम आता रहता है, लास्ट बार आ चुका है, फिर भी ये चीज़ एकदम हैंडी रखना है, कैलकुलेशन आता है इसमें। तो लम सम कंसिडरेशन होता है विदाउट वैल्यूज बीइंग असाइन टू द इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसको रिपीट नहीं करेंगे। और यहाँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं लिया जाता, इंपॉर्टेंट थिंग, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का यहाँ डज नॉट कंस्टिट्यूट असाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज, इंडिविजुअल एसेट्स का वैल्यू नहीं लेंगे। अच्छा, एक दो चीज़ और है इसमें कि आप अंडरटेकिंग को होल्ड करें, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, शॉर्ट टर्म की कैप, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, तो यहाँ इंडिविजुअल एसेट्स वाइज नहीं देखा जाता है। जैसे अपने एक रिफाइनरी का बिजनेस का बात किया ना, रिफाइनरी का बिजनेस, तो उसमें क्या होगा कि वो रिफाइनरी का बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ वो देखेंगे, वो अंडरटेकिंग कब से ट्रांसफर हुआ, तो वो अंडरटेकिंग अगर 36 और मोर है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, 36 मंथ्स और लेस है तो शॉर्ट टर्म होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, ये आंसर मैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में दूंगी, इसको एनीबडी को कोई मेरे को बता सकता है कि समझिए ये बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, आपके MCQ में आया एक सम जैसे दे दिया, इट्स गुड थिंग, एक सम दे दिया कि एक अंडरटेकिंग है उसका ट्रांसफर हो गया ये वो, तो समझो कि वो द अंडरटेकिंग द बिजनेस 36 मंथ से कम का है, मीन्स शॉर्ट टर्म है। ओके, ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म के केस में क्या होगा, तो शॉर्ट टर्म के केस में कोई ये बताएगा कि टैक्स रेट क्या होगा, टैक्स रेट क्या होगा, कौन सा टैक्स रेट लगेगा, मेरे को आंसर कमेंट्स में चाहिए।
ये अभी नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। शॉर्ट टर्म अगर कोई स्लम सेल हो रहा है और वो अंडरटेकिंग इज हेल्ड बाय लेस देन 36 मंथ्स, तो अगर मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है तो टैक्स रेट क्या होगा, टैक्स रेट मेरा क्या होगा, ये मेरे को कोई बताना। ठीक है, चलो, तो नेटवर्थ बता दिया। दो रीवैल्यूएशन इफेक्ट को इग्नोर करना है। डेप्रिसिएबल एसेट WDV एज पर सकते, इनकम टैक्स एक्ट होता है, कभी कभी कंपनीज एक्ट है तो मत दे देना, WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं होता, अगर परचेज गुडविल होगा तो उसका वैल्यू लगेगा। और जहाँ बताया ना एसेट्स वेयर 100% एक्सपेंडिचर अलाउड, वो नील होता है। ऑल अदर एसेट्स बुक वैल्यू होता है। रीवैल्यूएशन इफेक्ट को इग्नोर करना। ठीक है, FMV ऑफ 1 और 2 ये एक सम है, चलो ये देख लेते हैं। ये स्टडी मटेरियल का ही सम है, इसमें सम पूरा नहीं है। ठीक है, इसका एक सम देखना चाहते हैं, चलो इसका एक सम कर लेते हैं स्लम सेल का, लेकिन 50C इंक्लूडेड है। ठीक है, एक स्लम सेल और 50C का मिक्स का सम है, तो इसके साथ अपने 50C भी एक बार करते हैं, फिर एक बार सम देखेंगे। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बार बार किया है। 50C बार बार सम में आता रहता है, MCQ में भी पूछते हैं, लास्ट टर्म पे भी आया था, मैंने देखा था। तो 50C के लिए अपने को क्या करना है, 50C क्या बोलता है, देखो ये याद रखना, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ एक नोटबुक लेके नोट डाउन करो। ये FMV एज ऑन 1/4/2001 में ये 110% वाला कंडीशन नहीं है, वहाँ 50C नहीं लग रहा है। 50C जहाँ लगता है वही 110% वाला जो कंपैरिजन का आता है। व्हाट दे आर सेइंग कि अगर आपका एक्चुअल कंसिडरेशन से आपका SDV 110 पर एक्चुअल कंसिडरेशन है जो आपका, और SDV में जो डिफरेंस है उसका 110% से ज़्यादा है, 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से अगर आपका SDV ज़्यादा आ रहा है तो आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। और अगर आपका SDV या तो इक्वल है या 110% से कम है तो आप एक्चुअल कंसिडरेशन ही लेंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आपका SDV आपका एक्चुअल कंसिडरेशन 50,000 है, ठीक है, 50 का 110% कितना हुआ, 55। तो अगर आपका SDV 60 है तो अपने 60 लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ओके, और अगर आपका SDV 53 है तो एक्चुअल कंसिडरेशन को ही लिया जाएगा। मैं वापस रिपीट करती हूँ, अगर आपका एक्चुअल कंसिडरेशन के 110% से ज़्यादा आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आता है, ये किस में लगता है, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिया जाता है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके एक्चुअल कंसिडरेशन के 110% से ज़्यादा है तो अपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। अगर अपना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल कंसिडरेशन के 110% से कम है तो अपने एक्चुअल कंसिडरेशन लेंगे। ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। और अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि 1/4/2001 में कोई डिफरेंस नहीं, वहाँ SDV ले लेते हैं, वहाँ ये 110% वाला कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है, चलो और एक चीज़ है इसमें, ये भी बार बार आता है, ये बोल रहा है कि दो डेट रहती है, एक डेट ऑफ एग्रीमेंट, एक डेट ऑफ ट्रांसफ़र। तो समझिए अपना लैंड और बिल्डिंग है, लैंड और बिल्डिंग है, ठीक है, तो ये क्या हुआ है, एक डेट ऑफ ट्रांसफ़र हो गया, एक डेट ऑफ एग्रीमेंट हो गया। क्या होता है कभी कभी ट्रांसफ़र के, अगर अपने डेट ऑफ एग्रीमेंट में एक डेट ऑफ एग्रीमेंट है, जब अपना प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट जा रहा है तो उस समय वो डेट ऑफ एग्रीमेंट में अपने इवन फिर 10 रुपीज़ भी अगर मोड प्रिस्क्राइब, जो भी मोड है प्रिस्क्राइब बाय दिस सेक्शन में, मतलब अगर क्रॉस चेक नहीं चलेगा, अकाउंट पे ही चेक है, और प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स लाइक भीम पे, पेटीएम, जो भी वो है, वो अगर बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट अपने ले लेते हैं ना, पार्ट कंसिडरेशन पेड बाय अकाउंट पे ही चेक, ECS प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट, तब इन केस में अपने SDV ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट का ले सकते हैं।
ठीक है। और अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ ट्रांसफ़र एक नहीं है, ठीक है, दोनों केस में कभी कभी डेट ऑफ एग्रीमेंट अपने पहले कर देते हैं, ट्रांसफ़र बाद में करते हैं, और कभी कभी एग्रीमेंट के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है। बट ये दो केस वो बोल रहा है वो केसेस में जहाँ डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ ट्रांसफ़र इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग इज़ नॉट सेम, और अपने डेट ऑफ एग्रीमेंट पे चाहे 1 रुपया भी अकाउंट पे ही चेक से, ईसीएस या प्रिस्क्राइब मोड ऑफ ट्रांसफ़र से अगर अपने ले लेते हैं तो अपने एसडीवी ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कंसिडरेशन लिया, जैसे वो ले लिया, अकाउंट क्रॉस चेक ले लिया, बियरर चेक ले लिया, बियरर चेक ले लिया, ठीक है, उस चेक में जो और जो भी इन तीनों के अलावा है, ठीक है, इन तीनों के अलावा है, उस केस में आपका एसडीवी ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र लेंगे, ठीक है। वापस से बोल रही हूँ, अगर अपना डेट ऑफ ट्रांसफ़र डेट ऑफ एग्रीमेंट इज़ नॉट सेम, और अपने ने डेट ऑफ एग्रीमेंट पे कुछ भी पैसा थोड़ा सा एडवांस ले लिया है बाय अकाउंट पे ही चेक, ईसीए एंड प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र लाइक भीम पे और जो भी दिया हुआ है, ठीक है, तो तब अपने एसडीवी ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट ले सकते हैं। और अगर अपने डेट ऑफ एग्रीमेंट में अपने ने बियरर चेक से पैसा ले लिया या कैश ले लिया है, उन केसेस में आपका एसडीवी ऑन डेट ऑफ, मतलब यू कैन नॉट टेक एसडीवी ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट, तब आपको एसडीवी ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र ही लेना पड़ेगा। या तो आपने एडवांस लिया ही नहीं है, और अगर एडवांस लिया है तो वो भी इन मोड से नहीं लिया है, कैश ले लिया है, बेरर चेक से ले लिया है, तो इन केसेस में आपको एसडीवी ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये तीसरा ये बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि अपना एसएससी इज़ नॉट अग्री विद एसडीवी, ठीक है, तो वो जाता है वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। तो अगर जो वैल्यूएशन ऑफिसर जो वैल्यू निकालता है, तो वो समझो यहाँ ये 50 अपना 55 वाला जो बात हो रहा था, और अपना एचडीवी 60 है समझो, तो वैल्यूएशन ऑफिसर, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू निकाल दिया 70 लाख, तो इन केसेस में अपने एचडीवी को लेंगे। मीन्स अगर वैल्यूएशन ऑफिसर प्रॉपर्टी का वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा निकालते हैं तो एचडीवी को लेते हैं, एचडीवी प्रिवेल करता है, ओके। और अगर वीओ का वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू एचडीवी ज़्यादा है और वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू कम है, यानी 60 की जगह समझो 57 है, तो 57 लिया जाएगा, ये 60 एचडीवी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये समझो ये अपना 60 एचडीवी है, ये 55 हटा देते हैं तो कंपैरिजन के लिए 50 है, अपना 50 एक्चुअल कंसिडरेशन था, 60 अपना स्टैंडर्ड ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, एंड देन वैल्यूएशन ऑफिसर फर्स्ट केस में 70 लाख निकालता है तो एचडीवी प्रिवेल कर जाएगा, 60 लाख कोई लेंगे। और इन केस वैल्यूएशन ऑफिसर से वैल्यूएशन ऑफिसर जो वैल्यू निकालता है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है जैसे 57, तो अपने 57 लेंगे। और अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रिवाइज किया जाता है अपील और रिवीजन में तो रिवाइज वैल्यू लेंगे, ठीक है। फिर एक अपने सम कर सकते हैं, अब इसका एक सम देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, बीच में आपने किया था स्लम सेल और एचडीवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अब उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो अपने कर रहे थे, उसमें कुछ गलती था बिकॉज दिस आंसर वाज नॉट अपडेटेड, तो मैंने इसको करेक्ट किया। अब ये सम करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सम, स्टडी मटेरियल का सम है ये मिस्टर शिवा का। तो इस सम में क्या था अपने कर रहे थे, वेट, अब मिस्टर यहाँ इस सम में 3-4 चीज़ें हैं जो अपने करके आ चुके हैं। पहला एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, और एक कंसेप्ट अपने ने नहीं किया है, उसमें कुछ नहीं है। जब अपने एक प्रॉपर्टी लेते हैं, एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और अपने को एडवांस मनी मिलता है, तो एडवांस मनी मिलता है और फिर शायद वो डील
बाई एनी रीज़न मटेरियलाइज नहीं हो पाता है और उस एडवांस मनी को फॉरफिट कर लिया जाता है, तो इट इज़ एन टाइप ऑफ इनकम। पहले क्या होता था, फर्स्ट स्टेप, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, डेट्स को नोट करिए। तो यहाँ 1 अप्रैल 2014 के पहले अगर कुछ मिला है, मीन्स कोई एडवांस मिला है जिसने अपने फॉरफिट कर लिया है एसएससी ने, तो प्रायर टू 1 अप्रैल 2014 ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस होता था विदाउट इंडेक्सेशन, बट आफ्टर 1 अप्रैल 2014 ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाता है अंडर सेक्शन 56(2)(10). ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई डील के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अपने को एडवांस मिला होता है और वो प्रॉपर्टी डील नहीं हो पाता है ड्यू टू एनी अदर रीजंस, और वो एडवांस मनी एसएससी फॉरफिट कर लेता है, उसको जब्त कर लेता है, खा जाता है, जिससे भी आपको याद रहे, तो वो अमाउंट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी इफ रिसीव्ड बिफोर 1 अप्रैल 2014, तो उसको क्या करते हैं, वो कॉस्ट से लेस होता बट विदाउट इंडेक्सेशन। पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस करेंगे, उसके बाद उसका इंडेक्सेशन होगा। ठीक है, एंड अब क्या आ गया है, 1 अप्रैल 2014 के बाद कोई अमाउंट रिसीव्ड होता है तो उसको कॉस्ट से लेस नहीं किया जाता, वो स्ट्रेट अवे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाता है। ठीक है, फर्स्ट इसमें अपने ने लास्ट में क्लास में क्या था, वो एसडीवी जो अपने कर रहे थे, इसी का कंटिन्यूएशन है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर आपका कंसिडरेशन से एक्चुअल ये कंसिडरेशन से 110% से ज़्यादा निकलता है, तो उस केसेस में एसडीवी को ले लिया जाता है। फेयर मार्क अगर अपना जैसे इस सम में है, वो 110% से कंपेयर करना है, नेट कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। फिर एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको कंपेयर करेंगे, बट यहाँ पे 110% वाला कंडीशन नहीं लगता है। ठीक है, फिर एक और अपने करे थे अभी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड डेट ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट द सेम, एग्रीमेंट कोई और दिन हुआ, ट्रांसफर कोई और दिन हुआ, तो अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट में अपने 10 रुपया भी इफ एनी प्रिस्क्राइब मोड ऑफ ट्रांसफर, प्रिस्क्राइब मोड ऑफ ट्रांसफर से लेते हैं, तो जैसे बताया था भीम ऐप और जो भी गवर्नमेंट के या ईसीएस से लेते हैं, देन उन केस में वी कैन टेक द वैल्यू एसडीवी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, तो 3-4 चीज़ें हैं साइमल्टेनियसली, समय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ कवर्ड है, एक बार अपने आप से भी करनी है, खुद से भी करना है इस सम को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैंने इसका आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। तो मिस्टर शिवा ने परचेज किया प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी 1979 को फॉर ₹3,24,000। उसने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया एट द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ 3,50,000। तो क्या होगा, ये अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड हो जाएगा, एक सम में भी आया था 324 प्लस 350 का 10% 35,000। ये यही अपने को ध्यान में रखना है। वेट आ रहा है आवाज? हाँ, तो इसमें क्या करना है अपने को, ये निकल गया था। तो 324 प्लस इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 369। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। फिर यहाँ वैल्यू भी दे दिया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 350। तो ये क्या है ना, ये 369 ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता, 350 होगा। ठीक है, आगे आगे चलते जाते हैं। ये यहाँ का वैल्यू दिया हुआ है, फिर 1 अप्रैल 2001 का भी देखते हैं, जस्ट सम में जाते हैं। फिर एग्रीमेंट हुआ मिस्टर शिवाय फॉर प्रॉपर्टी 14,35,000 पे हुआ, उसे कोई मतलब नहीं, एडवांस मिला 1 लाख। सम को फटाफट करा रही हूँ, आप लोग करिएगा, मैं की पॉइंट को कवर करती हूँ। 1,11,000 इसको एडवांस मिला। पहला एडवांस कब मिला है, अप्रैल 2008 मीन्स 1 अप्रैल 2014 के पहले, तो ये कॉस्ट से लेस होगा। ठीक है, ये याद रखो। सेकंड, हाउएवर द सेल कंसिडरेशन डिड नॉट मटेरियलाइज, मिस्टर शिवा वो एडवांस को फॉरफिट कर लिया। इन May 2015 ही अगेन दूसरा इंटर गया फॉर सेल ऑफ सेड हाउस फॉर ₹20,25,000 तो मिस दीपशिखा एंड रिसीव्ड, फिर एडवांस ले लिया 1,51,000 एज एडवांस। हाउएवर एज मिस
दीपशिखा डिड नॉट पे द बैलेंस अमाउंट, फिर फॉरफिट कर दिया एडवांस। मिस्टर शिवा कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट फ्लोर बाय इनकरिंग ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 390। 390 क्या है? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ये भी 1 अप्रैल 2001 के बाद अगस्त में हुआ है, मिलेगा इसका, ठीक है। फिर एक एग्रीमेंट में, फिर फाइनली तीसरा एग्रीमेंट में गया, इंटर विथ मिस्टर मनीष फॉर सेल ऑफ सच हाउस फॉर रुपीज 3,30,50,000, इट रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,50,000, फिर एडवांस मनी लिया थ्रू एन अकाउंट पे चेक, ओके। तो डेट ऑफ कब गया है? November 15, 2025. Mr. Manish paid the entire balance sum and the Mr. Shiva transferred the house to Mr. Manish on February 10, 2026. तो यहाँ डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ ट्रांसफर आर नॉट द सेम, ठीक है, ये ध्यान में होना चाहिए। एग्रीमेंट और ट्रांसफर मेरा सेम नहीं है। तो क्या मेरे को पैसा मिला है? यस, मेरे को मिला है, अकाउंट पे ही चेक से मिला है, तो ये इसी प्रेस्क्राइब मोड ऑफ ट्रांसफर में है, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ डेट ऑफ वी कैन टेक depends on the circumstances but we can take the SDV as on date of agreement, okay। यहाँ से चलते हैं। FMV of house on April 1st 2001 11,85,000, okay। The stamp duty value on April 1 2001 10,70,000। अब अपने यहाँ के करके आए थे तो बट ये यहाँ का थोड़ी लेगा इतना पुराना। अब अपने को ये दे दिया, अगर FMV एज ऑन 2001 का दे दिया 1070 सॉरी 1185, बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? 1070, तो अपने लेंगे 10। अब इसमें क्या करेंगे? पहले ये दोनों का कंपैरिजन हुआ, जो ये कैप्ड, ये क्या है? ये FMV है, ये सब डेट FMV ऑज ऑन 1 अप्रैल 2001 है, ये अपना 11.185 है, SDV अपना 1070 है। सिंस अपना FMV SDV से एक्सीड नहीं कर सकता है, 1 अप्रैल 2001 का अगर वैल्यू ले रहे हैं तो बट इट कैन नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, तो ये इससे एक्सीड नहीं कर सकता है। तो 11,85,000 है और ये 10,70,000 है, तो अपने इसको लेंगे, ओके। तो ये ध्यान पे रखना है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको कैप्ड FMV बोलते हैं। तो ये इससे एक्सीड नहीं, तो ये 1070 अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। ये जो पहले दिया परचेज वैल्यू नहीं, अगर इस तो इससे 1/4/2001 का वैल्यू है तो अपने ले लेंगे, इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको कंपेयर किससे करेंगे? 324 369 से कंपेयर होगा। देखो दो कंपेरिजन, यहाँ पे क्या हुआ? हेड डेट के साथ टू लेटर प्रोसेस है। फर्स्ट यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ पे भी दिया होगा बट इसका कोई वैल्यू नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 अप्रैल 2001 का लिया जाता है, अगर आप FMV वहाँ का ले रहे हैं। तो 350 का 10% 35, 3,24,000 प्लस 35 3,69,000, ये इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को अपने किसके साथ कंपेयर करेंगे? FMV एज ऑन कैप्ड FMV। पहला एक स्टेप यहाँ पे आया, FMV और SDV में कंपैरिजन किया, वो SDV से एक्सीड नहीं कर सकता तो उसको लिए। फिर सेकंड प्रोसेस में क्या होगा? अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और SDV सॉरी कैप्ड FMV, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो ले लिया जाएगा। तो मीन्स 1070 और का कंपैरिजन होगा 369 से, ठीक है। यहाँ तक चलते हैं। फिर ये नेक्स्ट ब्रोकरेज दिया है, तो ये ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस है। किसका सेल कंसिडरेशन कितना है? 330/50 का, और इसका कितना परसेंट है? कैलकुलेट कर लेंगे, 1% है, 3,05,000 हो जाए। और स्टैम्प ड्यूटी आ जाए, ये भी आ गया। स्टैम्प SDV ऑन 15 नवंबर मीन्स ये डेट ऑफ एग्रीमेंट है। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ बहुत सारी डेट्स एंड डिटेल्स है, उसके लिए दिमाग में एकदम क्लैरिटी चाहिए, एकदम क्लैरिटी चाहिए कि कब का। तो SDV ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट, SDV ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। तो वी कैन टेक द SDV ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट सब्जेक्टेड टू, हमने वो कंडीशन फुलफिल किया। यस, हमने एडवांस लिया है 1,10,000 का बाई प्रेस्क्राइब मोड ऑफ ट्रांसफर, तो वी कैन टेक। चलो अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। ये वही बोला 359 एक्चुअल कॉस्ट हुआ 359। FMV एज ऑन 1/4/2000 1125 1185, हाउएवर इट कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 1/4/2001 1070। तो हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ये 1070। ये टू प्रोसेस में तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकला है। फिर एडवांस मनी जो फॉरफिट हुआ है वो अब इससे लेस होगा। फिर थर्ड प्रोसेस, पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिसाइड करो, फिर एडवांस मनी में देखना है क्या ये बिफोर 1 अप्रैल 2014 है। यू कैन से कितना सारी डेट्स आ रहे हैं, 1/4/2014 है,
तो ये 1,11,000 क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने 2 प्रोसेस से निकाला था उससे लेस होगा। अब इंडेक्सेशन होगा नहीं होगा वो बात का चीज़ है, वो ऐसे तो इंडेक्सेशन जा चुका है, बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड वेदर इट्स इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ है, इसका 4 कंडीशन है, इंडिविजुअल एचयूएफ है, एंड लैंड और बिल्डिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एक्वायर्ड बिफोर 24 है, कुछ एक डेट है 13 जुलाई या 13 जुलाई है, 13 जुलाई 24 है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट से मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, बट वो डेट के पहले लिया हुआ है, तो फिर अपने क्या कर सकते हैं, वी कैन क्लेम यू नो इंडेक्सेशन फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन। अपने इंडेक्सेशन क्लेम कर सकते हैं, जो बेनिफिशियल होगा एससीसी के लिए वो ले लेंगे। तो यस वो कंडीशन भी है इसमें, बट वो बाद में, वो आएगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। पहले कैपिटल गेन निकाले तो सही, ठीक है। तो 2 एडवांस है, एडवांस इसमें 2 है, एक बिफोर एक आफ्टर। बिफोर वाला कॉस्ट से लेस हो जाएगा, आफ्टर वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा, जो ये है 1,51,000, 1,11,000 लेस हो गया, 2 एडवांस का भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ स्टेप वाइज चलना है, पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 3 प्रोसेस है, फिर एडवांस का 2 है वो इजी है, फिर अब कंसिडरेशन क्या होगा, क्योंकि 50C एप्लीकेबल हो रहा है, तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है 3050, एसडीवी ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट 39 है, अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, तो एसडीवी ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट कैन बी अडॉप्टेड, इट्स ऑन यू, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपका वो कम है तो आप वो ले लीजिए, अगर एसडीवी ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर कम है तो, लेकिन उसका ट्रांसफर का ज़्यादा होगा वैल्यू, जरूर 41 है, तो अगर ये 38 होता तो आप वो भी ले सकते हैं, इट कैन दिया, लॉ क्या बोल रहा है, कैन और मे, तो इट्स नॉट एन कंपल्सन टू एसएससी कि आपको अगर एग्रीमेंट में एडवांस ले लिए तो आपको एग्रीमेंट का लेना पड़ेगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपका एग्रीमेंट, समझिए एग्रीमेंट के बाद ट्रांसफर में एसडीवी वैल्यू बढ़ गया है, तब उसका बात है, अगर कम है तो आप वो भी ले सकते हैं, इट्स ऑन यू। तो इट्स मे बी अडेप्टेड, कैन बी अडेप्टेड है, वो ले लिए अपने, तो एसडीवी 39 लाख है, ठीक है। फिर अब यहाँ से अपने क्या करेंगे, पहले अपने को एसडीवी में डिसाइड करना है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपने किसका लेंगे, डेट ऑफ एग्रीमेंट का या डेट ऑफ ट्रांसफर का। डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ ट्रांसफर अपने ले लिए, उसके बाद देखेंगे कि एसडीवी लेना है कि नहीं लेना है, तो और एसडीवी लेने के लिए क्या मेरा सेल कंसिडरेशन से वो 110% एक्सीड कर रहा है, यस इट इज एक्सीडिंग, एसडीवी 39 लाख है, एक्चुअल कंसिडरेशन है उससे एक्सीड कर रहा है 3050 से, तो फिर 50C अप्लाई हो जाएगा, कम होता तो फिर अपने एक्चुअल कंसिडरेशन ले सकते हैं जो अभी भी करके हैं, तो फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो अपना 39 लाख, ठीक है। तो एक्चुअल उसी को किया हुआ है, ये थोड़ा गलत था जो मैंने ठीक कर दिया, डिम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 39 लाख आ गया, फिर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 30,500, नेट सेल कंसिडरेशन 38,69,500, एंड देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 959 जो मैंने बताया था, एफएमवी कैप्ड एफएमवी जो 1 अप्रैल 2001 से, उसमें अपने क्या लेस किया, जो एडवांस मिला था 1111 है या 151 ऐसे कुछ है, हाँ 1111, तो 959 आ गया, ओके। फिर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी क्या इंडेक्सेशन नहीं लगेगा, अभी अपने विदाउट इंडेक्सेशन वाला कर रहे हैं, कैपिटल गेन कंप्यूट करते वक्त विदाउट इंडेक्स लेना है, उसके बाद देखना है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो वो एक फर्स्ट फ्लोर बनाया था वो 390 ले लिए, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 959 प्लस 390 1349.50, तो ये 25,20,500 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब आएंगे देन नाउ वी विल कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 112। अब इसके पास ऑप्शन है, क्योंकि ये कंसिडर वो जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है, तो पहले देखेंगे विदाउट इंडेक्सेशन, फिर देखेंगे आफ्टर इंडेक्सेशन। विद इंडेक्सेशन नहीं था जो मैंने कर दिया, चेंज हो गया ना। तो अब ये क्या है 2520, तो विदाउट इंडेक्सेशन है, विदाउट इंडेक्सेशन का रेट क्या है 12.5%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ले लिया, टोटल टैक्स इतना आ गया, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट है जो मैंने बनाया। इसमें विथ इंडेक्सेशन देखेंगे, नेट सेल कंसिडरेशन अपना सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है 38,69,500। उससे अब क्या करेंगे, उससे अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूव का इंडेक्सेशन करेंगे। 959 अपना कॉस्ट है जो यहाँ भी लिया है, एक बार दिखा देते हैं, 959 इसका इंडेक्सेशन करेंगे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, और जस्ट सिंस वैल्यू 1 for 2001 का ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर 100 होगा, और इसका
जो अपना इम्प्रूवमेंट है, जो एक फ्लोर बनाया था 3,90,000, उसमें इंडेक्सेशन ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय जब वो फ्लोर को कंस्ट्रक्ट किया था 354, उसका 254 है शायद, 354 है, जस्ट लेट मी चेक, देख लो कब बनाया था, दिया हुआ होगा सब में, 254 है, 15-16 में वो फर्स्ट फ्लोर बनाया था। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो मैं बोली थी वो सब लिखा हुआ है इसमें। ओके, तो इसलिए इस तरह से एक अपना बहुत अच्छा सम हो गया जिसमें 50C कवर्ड है, एडवांस मनी कवर्ड है और सारी डेट्स भी कवर्ड है। ठीक है, चलो आप चलते एक स्लम सेल का, स्लम सेल अपने ने किया था, उसका एक सम बनाते हैं। स्लम सेल, कैसा चल रहा है पढ़ाई? स्लम सेल इंस्टीट्यूट का चाहता तड़कता भड़कता टॉपिक, जो पता नहीं क्यों आईसीआई को इतना पसंद है। हर 2 एग्जाम में, जनवरी 25 में भी आया है और शायद मई 26 में भी है। स्लम सेल अभी आने का चांसेस बहुत कम है, बट कुछ बोल नहीं सकते आईसीआई को। ठीक है, तो चलो आओ करते हैं। स्लम सेल अभी भी किया है तो आई जस्ट डोंट वांट टू रिवाइज इट। तो मिस्टर एक प्रोप्राइटर है आकाश इंटरप्राइजेस का, उसके 2 यूनिट्स है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ये ट्रांसफर्ड ऑन 1 अप्रैल 25। स्लम सेल का टोटल कंसिडरेशन है 25 लाख। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, एफएमवी 1 और 2, एफएमवी ऑफ टोटल कंसिडरेशन और एफएमवी ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड, दोनों अपने को चाहिए, ये अपने को ध्यान करना है। और इसका हायर साइड लेना है, दोनों का हायर और एक नेटवर्क। देखो जब भी स्लम सेल निकालते 3 फिगर्स ध्यान में होना चाहिए कि पहला अपने को सेल, ऑब्वियसली कैपिटल में 3 चीज़ चाहिए, एक सेल कंसिडरेशन, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक ट्रांसफर एक्सपेंसेस। तो सेल कंसिडरेशन क्या होगा, सेल कंसिडरेशन हायर ऑफ एफएमवी 1 और एफएमवी 2, जो एक रूल में प्रिस्क्राइब किया, जो रूल आपके फाइनल में 111 यूए में है सॉरी। तो एफएमवी 1 की पहला नेट कंसिडरेशन जो अपने को मिला उसका, सॉरी नेट कंसिडरेशन एफएमवी ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड और एफएमवी ऑफ नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड, दोनों का, एसेट्स जो ट्रांसफर हुआ उसका एफएमवी एंड देन एसेट्स जो ट्रांसफर्ड हुआ और जो कंसिडरेशन मिला उसका एफएमवी, दो देखना है, देखें है कि नहीं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द यूनिट दे दिया 30 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 1425। तो ये क्या है, 30 लाख क्या है, इस यूनिट का, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर्ड है 30 लाख। ओके, कंसिडरेशन का कुछ दिया नहीं दिया, देखते हैं। एक्सप्रेशन इनका नेटवर्थ में याद रखना है, सारा डेप्रिसिएबल एसेट्स WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अदर एसेट्स बुक वैल्यू, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को इग्नोर करना है, रीवैल्यूएशन को इग्नोर करना है, और एक ऐसा डिडक्शन, एक ऐसे एसेट्स जिसका डिडक्शंस कंप्लीटली मिल चुका है उसको भी इग्नोर करना है। एग्जाम्पल है 35 AD, जहाँ फुल 100% डिडक्शन अगर कोई एसेट्स का मिल गया तो उस एसेट्स को भी इग्नोर करना है। इसके साथ स्टार्ट करते हैं। रीवैल्यूएशन को इग्नोर करना है, रीवैल्यूएशन रिजर्व ये सब है, ये रिजर्व दिया 3 लाख, इसको इग्नोर करना है। वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1, नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज रिकॉर्डेड इन द ट्रांसफर डीड। अदर एसेट्स ऑफ यूनिट 1 इंक्लूड, इतना डेप्रिसिएशन चार्ज है तो इसका अपने डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 1723 1 जुलाई है तो 23 का हाफ ईयर का, 24 का, 25 का हुआ कब है, 25 का नहीं तो हाफ 23 हाफ ईयर और 24 का 25 1 अप्रैल को ट्रांसफर कर दिया। और यूनिट 1, अच्छा इसमें मैंने बोला था स्लम सेल में कि आपको होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे देखना है, यूनिट का बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ यूनिट का बिजनेस 2006-7 में स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स इट्स ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, यूनिट 1 का द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड, नो इंडिविजुअल ट्रांसफर। अभी बिल्डिंग का वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि दे दिया फॉर बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1, तो बिल्डिंग 12 लाख है तो 12 में रिवैल्यूएशन का इफेक्ट हटा देंगे तो 9 लाख आ जाएगा। मशीनरी WDV एज पर IT एक्ट जो अपने को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो मशीन था वो तो 3 लाख का था, जो पेटेंट्स का निकाल दिया। ये 1 जुलाई 23 का वैल्यू दिया हुआ है 50,000, फिर डेप्रिसिएशन है एट द रेट ऑफ 25%, वो निकाल लो 1/4 का
25 का आधा, ठीक है, और ये भी निकाल लिया पूरा, ठीक है। ये वैल्यू आ गया 28185, उसको अपने ऐड कर देंगे यहाँ पे। डेटर्स, बुक वैल्यू, अदर एसेट्स में से ये पेटेंट्स को निकाल के ये भी 1 लाख इधर कर दिया, और क्रेडिटर्स वो दे ही दिया कि 70 दिया हुआ है वहाँ पे इस सम में कि इसका यूनिट का 25%, तो इसके 70% ले लेंगे इसका। अपने को तो यूनिट 1 का लाइबिलिटीज चाहिए ना। फिर ये हो गया एसेट्स का, तो दिया हुआ ही एकदम इजी है, हो गया हो गया हो गया हो गया। फिर अब देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दे दिया। अब इसमें एफ एम वी एज ऑन 30 लाख और सेल कंसिडरेशन 25 लाख, जो हायर होगा वो अपने ले ली, क्योंकि इसमें सेल कंसिडरेशन का कुछ एफ एम वी नहीं दिया तो उसी को ले लिए। 30 लाख, ट्रांसफर एक्सपेंस है 28, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने निकाल लिए 12 लाख 50 60 25, ये हो गया। और ऐसे भी इंडेक्सेशन बेनिफिट है नहीं, और खासकर इन केस ऑफ स्लम सेल इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, ये याद ध्यान में रखना, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। ये जनवरी 25 में आया था, सेम ही समय, छोड़ दो ये नहीं करेंगे। अब आते हैं अपने 50 डबल अपने किए हैं क्या, वो इम्पॉर्टेंट है मेरे को, क्यों लग रहा है उसमें से आ सकता है, या तो वो आ जाएगा एक केस स्टडीज़ बना के, तो एमसीक्यू में भी आ सकता है, और ऐसे भी 50 डबल ए तुम्हारा एक बार जस्ट मैं फटाक से रिवाइज करके सम कराती हूँ। 50 डबल ए का अमेंडेड पार्ट है, अभी तक आया नहीं मेरे को, आरटीपी एमटी में भी दिखा नहीं है, तो 50 डबल ए आना चाहिए, आएगा कुछ ना कुछ रहेगा 50 डबल ए में, फिर तुम लोग मेरे को याद कर लेना। चलो एक बार जस्ट क्विक रेफरेंस करते हैं, एक इसका सम भी फिर करेंगे, लेकिन मेरे को पता है तुम लोग को ध्यान में नहीं होगा। देखो ये 50 डबल ए क्या डेप्ट ओरिएंटेड फंड है, पहला बात ये याद रखो। जैसे अपने इक्विटी ओरिएंटेड फंड, एक बार बीच में रुकते हैं, उसको खोल के निकाल के करते हैं। कैपिटल, जब इक्विटी ओरिएंटेड फंड का क्या होता है, 65% ऑफ इस प्रोसीड्स आर इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स, तो इसका क्या है कि 65% ऑफ 35 नॉट मोर देन 35% तुम्हारा इक्विटी में नहीं है तो तुम डेप्ट फंड में आते हो, बट इसका एक कंडीशन भी है, निकाल के करा, फिर डेट्स आएगा, इसमें भी एक डेट्स है, कहाँ गया, फर्स्ट अप्रैल 2023, जुलाई 24, तो मेरे को जितना याद आता मैं दिमाग 31 जनवरी 2018, एंड और कौन सा एक डेट है, 1 अप्रैल 2001 तो तुम लोग को याद रहता है, और ये 1 अप्रैल 2024, तो तुम्हारा म्यूचुअल फंड होना चाहिए, म्यूचुअल स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड मीन्स डेप्ट इक्विटी, सॉरी इक्विटी ओरिएंटेड फंड रख के वही आदत है, डेप्ट ओरिएंटेड फंड होना चाहिए जिसका 65% से लेस आपका इक्विटी में ना हो, वो डेप्ट फंड बनता है, ओके। बट उसका डेट भी तुम लोग को ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 23 के बाद एक्वायर करना चाहिए। मार्केट लिंक डिबेंचर और अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड अनलिस्टेड डिबेंचर्स, ये सेक्शन 50 डबल ए में कवर करता है। ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा, कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल होगा, और एसटीटी का कोई डिडक्शन नहीं, ठीक है। 4 चीज़ है इसमें वापस, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 23, मार्केट लिंक डिबेंचर, अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड अनलिस्टेड डिबेंचर, ठीक है। इससे से रिलेटेड एक समय उसको वापस से कराती हूँ, क्योंकि तुम लोगों को याद तो रहेगा नहीं, तो अपनी कर लेते हैं इसको। एवैल्यूएशन ऑफिसर किया था ना, आज होगा तो आज कैपिटल गेन को ख़त्म कर देंगे, ये भी कर लेते हैं। और कुछ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कोई ऐसा जी कैपिटल गेन का इस चीज़ पे प्रॉब्लम आ रहा है, आप इसके बारे में स्पेशली बताइए, तो आई कैन कंसिडर, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इंक्वायरीज। मैं देखती हूँ कि किसको सबसे ज़्यादा कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। आई डोंट थिंक आएगा नहीं, मैंने कवर कर लिया है। बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट 112, 112, 112A और 111A वो करते हैं बस।
ये तो कर लिया। ये भी कर लिया, ये सब भी ये बताया बार बार। इक्विटी शेयर्स का वैल्यू वो 31 जनवरी उस हिसाब से वैल्यू 31 जनवरी 2018 का जो एफएमवी, वो भी एक डेट याद रखो। ये वही है, देख लेना, ये नहीं कराने वाली आ गया। अब देखो यहाँ चार है बहुत इजी, बस वो डेट्स और वो फंड याद रहना चाहिए। वो 65% और 35% वाला जो लिमिट ध्यान में रहना चाहिए, और कुछ भी नहीं है इस सब में। ठीक है, मिस्टर संजय रेसिडेंट है, ओके, 55 ईयर है, उसका इम्प्रेसिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। ये वो ज्ञानबाजी, वो क्या किया है, वो अपना इंटायर फंड को, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को सेल कर दिया और एक विला को बॉट किया 2 करोड़ में। ठीक है, अब देखेंगे कैसे कैसे। तो फर्स्ट है BLR ग्रोथ फंड, ABC स्ट्रैटेजिक फंड, ABC फंड मिड कैप, SBI फंड ग्रोथ। अब यहाँ डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों दिया हुआ है, क्योंकि अपने को 1 अप्रैल 2023 के बाद लेना चाहिए, तब वो 50AA में आएगा, मार्केट लिंक डिबेंचर डेप्ट फंड में आएगा। अब फंड 1 एंड 2, फंड 1 एंड 2 का क्या बोल रहा है, 30%, यानी ये डेप्ट ओरिएंटेड फंड तो बन गया है। 30% ऑफ देयर प्रोसीड्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, तो ये 30% में किया है, तो लेस देन, ये नॉट मोर देन 35% है, नोट मोर देन 35% है। 30 पे किया, 35 के नीचे, तो डेप्ट वाला बन गया। फिर और 3 और 4 कितना में किया, 70%, तो ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। तो इक्विटी ओरिएंटेड बनता ही तो 50AA से खारिज हो गया। अब अपने को ये दो में देखना है, ये दो में देखना है कि इसमें से कौन 50AA में आ रहा है, सिंस दोनों डेप्ट में है, क्योंकि 30% ऑफ देयर प्रोसीड्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, और फंड 3 एंड 4 का इन्वेस्टमेंट ये है 70% ऑफ इक्विटी प्रोसीड्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज में STT पेड दिया हुआ ही था, STT पे किया हुआ है, वेरेवर इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो अब अपने इस सम में आते हैं। तो वही फंड 1 एंड 2 इन्वेस्टेड लेस देन 65% इन इक्विटी। एक मिनट, not more than 65% of the proceeds are invested in equity shares of the company, not more than 65%। तो ये क्या बन गया, ये दोनों क्या है, ये डेप्ट ओरिएंटेड फंड है। बट वी हैव टू चेक कि अगर ये लोग 50AA में आ रहा है कि नहीं, तो ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड नहीं है 1 एंड 2, बट स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड तब बनेंगे 50AA के लिए स्पेसिफाइड, जब वो एक्वायर्ड होगा 1 अप्रैल 2023। देखो यहाँ डेट दिया हुआ है, ये 3 अप्रैल 2022 के पहले। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, चाहे एक बार रुक के सोचो। तो 3/4/22 के पहले हुआ है, तो ये तो डेप्ट फंड है, डेप्ट फंड है, बट 50AA में आएगा नहीं, तो ये कहाँ जाएगा, इक्विटी ओरिएंटेड भी नहीं, ये क्या बनेगा, कोई मेरे को बता सकता है ये क्या बनेगा, और थोड़ा सोचो। 3 अप्रैल 2022 में एक जो मेरा म्यूचुअल फंड था, और फंड 1 का इन्वेस्टमेंट कितना है, 30% ऑफ देयर प्रोसीड्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, लेस देन 65% है, इक्विटी नहीं है, डेप्ट में आ रहा है, बट डेप्ट में आ रहा है, बट स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड नहीं बन पा रहा है, बिकॉज इट वाज एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2023। तो वेयर इट विल गो, ये क्या है, और इसका टैक्सेबिलिटी किधर होगा, कहाँ होगा, इसका टैक्सेबिलिटी कहाँ होगा, बताओ क्या लगेगा इस पे। क्या लगेगा बोलो। और होल्डिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, 3 अप्रैल 2022 से 5 जून 25 है, तो इट्स मोर देन 24 मंथ्स, बट नॉट मोर देन 36, हाँ 24 मंथ है, इस पर तो वही आ जाएगा 12 24, जो भी 12 आएगा कि 24 आएगा, ये भी बताओ। 12 मंथ्स वाला कंडीशन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, क्या होगा बोलो,
ये क्योंकि 112 अप्लाई करने के लिए इक्विटी ओरिएंटेड फंड होना चाहिए, 65% होना चाहिए, ये तो वो हो नहीं रहा है। तो ये कैपिटल एसेट, इसमें आप होल्डिंग पीरियड क्या देखा जाएगा, 12 मंथ्स वाला नहीं होगा। 12 मंथ्स ऐसे में मज़ा तो तब आता जब ये 12 मंथ के अंदर होता, तब अपने सोचते इसका। ये तो अगर इसको रखते ना लोग, मगर मेरा सजेशन इसमें ये होता इसको 12 मंथ से कम में रखना चाहिए था। तो अपने क्या करते थे 12 वाला देख के उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कर देते, क्योंकि 24 देखो मैं तुम लोग को बताती हूँ, 24 तो आ ही जाता है अदर एसेट्स के लिए, चार को छोड़ के, इक्विटी ओरिएंटेड शेयर्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स और सर्टेन ट्रस्ट को छोड़ के, उन चार एसेट्स पे ही 12 मंथ्स वाला कंडीशंस लगता है, अदरवाइज रेस्ट विल फॉल इनटू 24 मंथ्स। तो ये रेस्ट में है, बट मज़ा रहता है इसको थोड़ा कम पे रखते और अपने लोग फिर इसको बोलते कि क्या होगा क्या होगा। ठीक है चलो, तो ये कैपिटल एसेट्स बनेगा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बन जाएगा और इस पे 112 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल एसेट्स के कंडीशंस में आ जाएगा। फिर 2 में देखते हैं, 2 को क्या है, चलो सोल्यूशन में आते हैं, मैं अपने बोल रही हूँ। तो हाँ, हेल्ड मोर देन 24 मंथ्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, डेप्ट फंड रूल्स प्री अमेंडमेंट जो रूल है वो लग जाएगा इसमें, और 1,40,000 ये देखो इसका है, 1 करोड़ है क्या, हाँ 140 लाख रिडीम किया, 110 इन्वेस्ट किया, तो 30 लाख इसका कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, और इसका सेक्शन लगेगा 112। अब आते हैं एबीसी स्ट्रैटेजिक फंड। स्ट्रैटेजिक फंड का क्या बात है, स्ट्रैटेजिक फंड है, हाँ भाई ये लेस देन तुम्हारा 30% में है, इक्विटी ओरिएंटेड नहीं, डेब्ट बन गया, तो 50 डबल के इज इट एक्वायर्ड आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 23, यस आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 23, 65% से कम है तो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड बन जाएगा अंडर सेक्शन 50 डबल ए। फिर सच फंड ये तो शॉर्ट टर्म ही होगा, ये याद रखना, 50 डबल ए आते ही चाहे कुछ भी हो, तुम 36 महीना 10 साल कुछ भी किए हो, ये शॉर्ट टर्म ही रहेगा। तो ये सच फंड इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इस रेस्पेक्टिव होल्डिंग पीरियड, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ये यही जो मैं बोल रही थी, टैक्सेबल क्या होगा, स्लैब रेट, इसमें तो दिया हुआ ही नॉर्मल रेट पे। और इवन केस ऑफ स्लम सेल, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ, स्लम सेल भी अगर शॉर्ट टर्म होता है ना तो वो भी स्लैब रेट पे जाता है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था इसी लेक्चर्स के पहले वाला में जो पार्ट था, कि स्लम सेल अगर शॉर्ट टर्म होता है तो क्या लगेगा, उस पर क्या रेट लगेगा, स्लैब रेट लगेगा। ठीक है ना, ये अगर 3 अभी तो बस वी आर गोइंग टू डू द रेट्स 112, 112A एंड 111A, वो अपने करने ही वाले हैं। तो बट ये याद रखना, जो नहीं आएगा फिर स्लैब रेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट पे लगता है। फिर ये तो दोनों का 60-70% है, तो दोनों इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो गया, एक्वायर्ड फर्स्ट सेकेंड, मेरे को डेट देखने दो, सेकेंड यस 2 दिसंबर 2024, रिडेम्पशन है इसका 5 जुलाई 25, तो लेस देन 12 मंथ्स है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होगा, और इसका सेक्शन होगा 111A, और इसका होगा टैक्सेबिलिटी 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिडम्पशन ही हो गया। अब इसी से अपने रेट्स पे भी आ जाएंगे, अभी इमीडिएट रेट्स पे जंप कर जाएंगे, ये वाला आने दो। फिर SBA ग्रोथ फंड ग्रोथ है, इसका डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 23 8 नवंबर 23, एंड रेट ऑफ रिडम्पशन है 12 दिसंबर 25, तो इट्स मोर देन 12 मंथ्स। तो ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स 12 मंथ्स वाला कैटेगरी में फॉल करता है, तो यहाँ पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स देते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो गया, और इस पर क्या सेक्शन लगता है 112। अच्छा सा मैं इसमें चारों 112 स्लैब रेट 111A और 112 चारों जो टैक्स की रेट्स है उसको कवर किया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, ये तो एकदम ईजी है, 120 माइनस 100, और रेट है तुम्हारा 12.5% अंडर सेक्शन 112। ठीक है, एग्जाम्शन भी आ गया, उसमें भी अपने आने ही वाले हैं। ठीक है, ये सम हो गया अपना, ग्रोथ फंड कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, ये सम कंप्लीट हो गए। 54 का एग्जाम्शन अपने बाद में देखेंगे, अपने 54 किए नहीं है, अभी सीधे रेट्स पे चलते हैं, फिर 54 पे आएंगे।
लास्ट एग्जाम्शन रहेगा। क्योंकि ये भी रेट किए हैं तो अपने को रेट वो रहेगा, ताज़ा रहेगा। चलो कम ऑन कम। टेबल भी है इसमें, मास्टर काफ़ी मेहनत करके बनाया हुआ है कि चीज़ सोच के कहाँ पे गलती करते हो नहीं करते हो। ये चार्ट भी काफ़ी प्यारा सा चार्ट बनाई हो, देखा। आई होप ये आप लोग के लिए यूज़फुल होगा। इसमें सब कुछ मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। मैंने चेष्टा किया, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि सारी रेट्स कवर हो जो एग्ज़ाम में बार बार जैसे इंस्टीट्यूट का फेवरेट थिंग है ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट। ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट तो अपने को एक क्लैरिटी चाहिए कि किस में 87 का रिबेट है, किस में क्या सेक्शन है। कैपिटल गेन में तो कम है फिर भी चीज़ें, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में तो काफ़ी एग्जम्पशन और डिडक्शंस का प्रॉब्लम आता है कि डिडक्शंस किस में मिलेगा, वो टोटल इनकम के केस में डिडक्शंस और सैलरी में एग्जम्पशन। मैंने आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप भी कॉपी बनाइए। मैं होगा जब सैलरी होगा तो आई विल शेयर एक पेज कि उसमें सिर्फ ये बना हुआ है कि कंपैरिजन किया हुआ है, मीन्स लाइक ऐसे कंपैरिजन किया हुआ है कि ये ऑप्शनल है, ये डिफ़ॉल्ट है। भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें कितना है, इसमें कितना है 50-75, और जैसे 87A का इसमें डिडक्शंस कितना है, इसमें कितना है, ये सब करके मैंने बना रखा है एक पेज पे। ठीक है, जब वो सैलरी वाला करेंगे तो मैं शो करूँगी, बट मैं सबको खुद को रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग भी बनाइए, और अगर चाहिए तो मैं बता दूंगी, बट खुद का बनाया हुआ ज़्यादा याद रहता है। मेरे पास है, और जब शॉर्ट नोट्स भी किया हुआ है, प्लस माइनस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो कम ऑन। अब अपने आते हैं टैक्स, सीधे यही वाला है ना टैक्स रेट्स पे। तो टैक्स रेट्स 3 टैक्स रेट्स है यहाँ पे। एक तो शॉर्ट टर्म, सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये किस पे लगता है 111A, सबको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बोलूँगी। जो इक्विटी शेयर्स इन ए कंपनी है, वे इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और यहाँ अगर अपना होल्डिंग पीरियड, इस पर भी एक डेट है, ट्रांजैक्शन ऑन और आफ्टर 1/10/2000, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली अपना 1/2004 के बाद ही हुआ होगा। STT पे कर दिया होना चाहिए, तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे लगता है। 12 मंथ से कम का होने से वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। होल्डिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन 12 मंथ्स। और आपका 3 चीज़ पे है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो करके आए हैं तो मैं आई थिंक कि आप लोगों को रिलेट कर पाओगे। इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, इक्विटी शेयर्स इन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट है, उनका अगर है तो 20% लगेगा, इतना ही ध्यान पे रखना है। IFRS इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी पे भी लगता है, उसमें भी जो टैक्स प्लेसेस है जो प्रेस्क्राइब की हुई है उन पे भी 20% लगेगा विदाउट STT। वहाँ आप अगर STT पे नहीं करोगे तो भी लगेगा, बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट इन इंटर फाइनल में इस तरह के साम आते हैं। अब अपने को एक चीज़ ध्यान में रखना है, देखिए रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF को रेसिडेंट अगर अपने 87A का रिबेट और एक अगर अपना बेसिक जो इनकम है, अपना इनकम अदर देन कैपिटल गेन अगर अपने बेसिक एग्जम्पशन से कम है, तो उन केसेस में अपने को अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेंशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है। मीन्स अगर अपना समझिए 3 लाख का 5 लाख का कैपिटल गेन है और अपना अदर इनकम नहीं, तो अपने को 2.5 का वो मिल जाएगा। 2.5 जब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट अपने को मिल जाएगा। तो अगर अपना इनकम अदर देन कैपिटल गेन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF अपने को उसका बेनिफिट मिलता है। मीन्स इफ माई कैपिटल गेन इज़ 5 लाख और 2.5 मेरा मीन्स मेरा कोई और इनकम नहीं है कैपिटल गेन के अलावा, तो आई कैन क्लेम द, तो हाँ 5 लाख माइनस 2.5, तो 2.5 लाख का अपने को मिल जाएगा। मीन्स वी हैव टू पे टैक्स ऑन
2.5 लाख। ओके, तो अब इसको अपने को ये पता अपने सबको है, वी नो ऑल दिस थिंग्स, बट इसको ध्यान पे कैसे रखना है, मैंने एक चार्ट बनाया है, ठीक है, और इसको कंपैरिजन में ध्यान पे रखना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो वन बाय वन चलते हैं। अभी व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, 111 ए कर रहे हैं अपने, 111 ए का रेट 20% है, ठीक है। बट अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ हो, तो अगर आपका अदर इनकम नील है, कैपिटल गेन के अलावा आपका कोई इनकम नहीं है, तो आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। बट ये नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता है, चैप्टर 6 का डिडक्शंस नहीं मिलता है, और सरचार्ज तो वो इन्हांस सरचार्ज नहीं है, 25% ऑन एसटीजी अंडर सेक्शन 11A, और ऑप्शनल में भी 25 और 37% एसटीसीजी में नहीं लगता है, इवन लॉन्ग टर्म में भी। तो जो हायर रेट ऑफ सरचार्ज होता है 25 और 37%, वो दोनों में नहीं लगता है। ऑप्शनल डिफॉल्ट दोनों में आपका शॉर्ट टर्म वो अपने जब टोटल इनकम सम करेंगे तो उसमें बताऊंगी, बस अभी ये याद रखो 25-37% का सरचार्ज इन्हांस सरचार्ज है वो नहीं लगेगा डिफॉल्ट और ऑप्शनल में। और लेकिन यह रिबेट मिलता है यहाँ पे, इफ यू तो रिबेट मिलता है, 87A का जो रिबेट है वो मिलता है। खाली 111A में रिबेट नहीं मिलता है, नहीं तो यहाँ रिबेट मिलता है, रिबेट मिलेगा। बट और ये और अनएडजस्टेड एग्जामिशन लिमिट जो है उसके लिए भी, बट दोनों के लिए यू हैव टू बी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा। एग्जाम में इस तरह के से हम बहुत आते हैं कि रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, फिर ऑप्शनल में गया, डिफॉल्ट में गया, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक चार्ट है मैं वो बताती हूँ। फिर आगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सेक्शन 112 में ये वो है, मीन्स 112A तो स्पेसिफाइड है, पहले 112A करते हैं शॉर्ट टर्म के। हाँ, सर्टेन स्पेसिफाइड एसेट्स है वही जो 111A में है, शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट। इन ये अगर ये 3 एसेट्स आप हेल्ड करते हो 12 मंथ से ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म, 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड करना चाहिए, 12 मंथ से कम हेल्ड करते हो तो आप शॉर्ट टर्म में चले जाओगे और तब आप यू विल फॉल इनटू 111A। तो यहाँ आपका एसटीडी पे करना चाहिए, एक्विजिशन ट्रांसफर दोनों पे, और आपका एसटीडी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांसफर के लिए खाली बोल रहे इक्विटी फंड और बिजनेस ट्रस्ट के लिए आप सिर्फ ट्रांसफर पे करो, बट इक्विटी शेयर है तो आपका एसटीडी दोनों पे होना चाहिए, एक्विजिशन पे भी और ट्रांसफर पे। आईएफएससी का एक्सेप्शन है, यहाँ 12.5% है, वहाँ सेम था रेट, यहाँ भी रेट 12.5 है तो 12.5 है। और आईएफएससी का क्या एक्सेप्शन है कि अगर आप एसटीटी नहीं भी पे की हो तो भी आपको 12.5% का रेट मिलेगा अगर आपका कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में रिसीव्ड हुआ है। अगेन मैं बताती हूँ, दोनों केसेस में 111A में 112A में अगर आप आईएफएससी का कोई यूनिट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, आईएफएससी में हुआ है और कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में मिला है, तो भी आपको 20% का 12.5% का कंसेशनल रेट का बेनिफिट दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा, बट कंडीशन है कि फॉरेन करेंसी में आपको कंसिडरेशन मिलना चाहिए, ठीक है, इवन आपने एसटीटी पे नहीं किया है, ठीक है। और अब इसका क्या बोलता है कि इसका रेट क्या है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 112A में 1,25,000 का पहले एग्जम्पशन, मतलब टैक्स लायबिलिटी जब करने जाएंगे तो 125 लेस करके उसके ऊपर 12.5% का रेट निकालेंगे। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट 6 या डिडक्शन तो 111A में भी नहीं मिलता है, 112A में भी नहीं मिलता है, दोनों में नहीं मिलता है। और रिबेट अपना 87A का नहीं मिलेगा, 87A का रिबेट हर इनकम पे मिलता है और दोनों में मिलेगा, ऑप्शनल डिफॉल्ट दोनों में 87A का रिबेट है, बट 112A का रिबेट नहीं मिलता है। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपको मिलता है यहाँ पे, इसमें इसको भी मिलता है, बस आपको 87A का रिबेट नहीं है, रिबेट 87A का वाला नहीं है। और अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यहाँ पे मिलता है कि अगर आपका इनकम अदर देन कैपिटल गेन कोई इनकम नहीं है तो 2.5 आप क्लेम कर सकते हो। रिबेट नहीं है, डिडक्शंस तो है ही नहीं। ये एफएमवी वो जो बचा चुके हैं वो तो मिलता ही है, वो तो कैलकुलेशन अपने कर चुके हैं। एक ही रेट समरी टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर कोई जगह तो मैं लिंक में शेयर कर दूंगी, बोल दीजिएगा, या फिर बाद में टेलीग्राम चैनल पे मेरे शेयर किया हुआ है या इंस्टाग्राम कहीं तो कहीं शेयर किया हुआ है, मेरी टीम से पूछना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपैरिजन वाइज किया हुआ है कि कैसे कैसे होता है।
ये थोड़ा सा MCQ है का, तो मैं अपने उसके YouTube पे क्वेश्चंस डाल दूंगी, क्विज उस पर करना तो एक आइडिया लग जाएगा। तो नाउ वी आर नियरिंग टू द कंप्लीशन ऑफ कैपिटल गेन। अपना कैपिटल गेन हो चुका है, कवर कर लिया है। एक बार 50 एग्जामिशन अंडर जो 54 वाला सीरीज ना वो भी कर लेते हैं, कुछ खास नहीं है उसमें एक चार्ट है, इसको एक बार ज़रा सा पढ़ लो, हो जाएगा। इतनी सारी डेट्स है इसमें और कुछ नहीं, बस हाउस प्रॉपर्टी का है, कहीं रेसिडेंशियल है। चलो एक बार जस्ट एक कंपैरेटिवली चार्ट एग्जाम में एक बार, आई होप आपने एक बार सबने किया ही होगा, एक बार इस चार्ट को पढ़ने से हो जाएगा। देखिए 5 है, सेक्शन 5 है जो आपका कंपैरिजन, ये कंपैरिजन टेबल से ही पढ़ते हैं तो फटाफट हो जाएगा। 54 का एग्जाम्पशंस, सेक्शन 54 है, 54B है, 54D, 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, मीन्स 5 सेक्शन हुई। तो सेक्शन 54 किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल HUF। देखो 3 तो इंडिविजुअल HUF को लगती है, 54, 54B और 54F। 54 सेक्शन 54, 54B और 54F। एसेट्स कौन सी होनी चाहिए इन केस ऑफ सेक्शन 54? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए जिसका इनकम चार्जेबल होता है अंडर हाउस प्रॉपर्टी। ओके, फिर इसमें ना आपको न्यू एसेट्स क्या हो सकता है, क्या लेना है? 1, एक नहीं तो 2, ये एक नहीं तो 2 आप रेसिडेंशियल हाउस इंडिया में खरीद रहे हो। इसका टाइम लिमिट सबका, इसका 1 साल पहले इसमें और इसमें एप्लीकेबल है, 54 और 54F में। मीन्स जैसे आपका ये ट्रांसफ़र हुआ तो आप 1 साल पहले और 2 साल बाद आपने नया हाउस परचेज किया है, या तो 1 साल पहले या 1 साल बाद, और ये आपने कंस्ट्रक्ट भी किया है तो कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, वो है, कोई कंप्लीशन का कोई वो नहीं है, बस आपका कंस्ट्रक्शन चालू हो गया चलेगा। टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन 3 ईयर्स है। तो आफ्टर, बट कंस्ट्रक्शन पहले नहीं चालू होना चाहिए, परचेज पहले कर सकते हैं आप, बट कंस्ट्रक्शन आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए और कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 ईयर्स, ठीक है। फिर इसका प्रायर यूज कंडीशन क्या है कि आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इसका इनकम लगना चाहिए। इसका की कंडीशन क्या, मीन्स अप टू 2 हाउस तक आपका 2 करोड़ होना चाहिए। अगर 1 हाउस 2 करोड़ ओनली 1 हाउस, हाउस ऑप्शन आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो, बार बार यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ के बराबर या 2 करोड़ से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना 2 करोड़ 2 घर और 1 घर, बस इतना ही है। इसको ख़त्म कर देते हैं, अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा, पर पढ़ने से हो जाएगा, मैं कराने वाली भी नहीं थी, ये फटाफट करा देती हूँ। फिर 54B है, इंडिविजुअल है, HUF के लिए है, और एसेट्स क्या होना चाहिए? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि रूरल तो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो गया है ना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो अपना एग्जेम्प्ट कैपिटल एसेट्स ही नहीं बनता है, रूरल एग्रीकल्चर एंड तो एक्सेप्शन में आता है। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों चलेगा। जैसे ये लॉन्ग टर्म था हाउस, जो ये वाला एसेट ट्रांसफर हुआ थी, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही लगता है 54, बट 54 भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में इसका एग्जेम्पशन मिलेगा। और आपका एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, आपने बेचा है अर्बन, और लेकिन आप खरीद सकते हो अर्बन और रूरल दोनों, ठीक है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। पर आप कब तक परचेज कर सकते हो? 2 ईयर्स आफ्टर। और कंस्ट्रक्शन का इसमें लैंड में तो क्या ही कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। इसका एक कंडीशन है, ये ध्यान में रखने का, ये इसका इंपॉर्टेंट थिंग है, ये इसका इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो आप प्रायर यूज कंडीशन क्या है कि आप तो खुद नहीं तो आपके पेरेंट्स 2 साल पहले से उस लैंड को यूज करो एग्रीकल्चर पे, ये इसका कंडीशन है जो इंपॉर्टेंट है। और ले सकते हो आप अर्बन और रूरल दोनों, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसमें 2 चीज़ याद रखना है, आपका ट्रांसफ़र होगा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ऑब्वियसली, क्योंकि रूरल तो कैपिटल एसेट्स ही नहीं है, लेकिन आप नया क्या खरीद सकते हो? अर्बन भी और रूरल भी, ठीक है। और इसका एक कंडीशन है 2 साल तक ना एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, आइदर बाय यू और योर पेरेंट्स में, एसएससी और उसके पेरेंट्स, वो दोनों यूज़ कर सकते हैं, बस। और क्या है? और कुछ नहीं, इसमें अमाउंट का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। लोअर ऑफ कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड, उसका क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन पहले वाले का क्या था 54 का,
आपका LTCG और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस मैक्सिमम आपको 10 करोड़ मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बराबर कर हाँ 54D कोई भी एसएससी मीन्स 54B किया वो एनी ऐसे इंडिविजुअल और HUF था। 54D कोई भी ले सकता है। क्या ले सकता है? एसेट्स क्या ट्रांसफर्ड होना चाहिए? लैंड है, बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, या कोई कंपल्सरी एक्विजिशन है STCA और LT मीन्स या कोई भी बिल्डिंग और लैंड का इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का कोई कंपल्सरी एक्विजिशन होता है तो आपको यहाँ पे 54D में मिलता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों चलेगा। और लैंड और बिल्डिंग फिर नया एसेट्स क्या आप लेंगे? लैंड या बिल्डिंग ले सकते हैं फॉर एस्टैब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्री, मतलब नया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए आप लैंड और बिल्डिंग लीजिए। आफ्टर 3 इयर्स का कंडीशन है, 3 इयर्स आफ्टर कंस्ट्रक्शन भी आप कर सकते हो। इसमें 1 और 2 नहीं है, दोनों में 3 इयर्स है। और कंडीशन पहला क्या है? इसमें भी जो लैंड और बिल्डिंग जिसका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है जिस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का, वो 2 साल कम से कम 2 साल तक आपके बिजनेस में यूज़ करते रहना चाहिए। और ये भी कंपल्सरी एक्विजिशन होना चाहिए इसमें, ये इसका कंडीशन है। जैसे कंपल्सरी एक्विजिशन जो गवर्नमेंट करता है वो होना चाहिए। एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जिसको आप 2 साल से अपना बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद नया एसेट्स आप नया एक बिजनेस अंडरटेकिंग खरीदते हो तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा 54D में। और एनी एसेट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से कोई फ़र्क नहीं, 3 साल बाद 3 साल पहले दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 का कोई नहीं है। लोअर ऑफ कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स सब में ये खाली 54F में प्रोपोर्शनेट होता है नेट कंसिडरेशन के साथ, और कोई डिफरेंस नहीं है। डी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 54EC में क्या? इसमें भी एनी एसेट्स क्या ट्रांसफर होना चाहिए? इसके एसेट्स का कंडीशन है लैंड और बिल्डिंग और बोथ, और लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म और लैंड और बिल्डिंग और बोथ ऐसे याद रखो। फिर आप खरीदोगे क्या? NHA का बॉन्ड, RECL का बॉन्ड जो आफ्टर 5 ईयर्स के बाद रिडीमेबल हो, वो बॉन्ड आपको लेना है। मीन्स इसका लॉक इन पीरियड है 5 ईयर का। एक आप ऐसा बॉन्ड लो जिसका लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का है और बॉन्ड स्पेसिफाइड है। NHA का, RECL का, FFC का, RFC का, हुडको, इडा, इन सब का बॉन्ड्स होना चाहिए जो 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होना चाहिए। कब? इसमें 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स आफ्टर, पहले का तो कोई बात नहीं है। जैसे ही आपका ये ट्रांसफर्ड हो रहा है एसेट्स, कोई भी एसेट ट्रांसफर करें लैंड और बिल्डिंग, और आप उसको 6 महीने के अंदर अंदर बॉन्ड में, स्पेसिफाइड बॉन्ड में जिसका लॉक इन पीरियड 5 ईयर है, वो खरीद ले रहे हो तो आपको मिलेगा एग्जम्पशन। ठीक है। और की कंडीशन है इसमें कि एसेट्स कैन ऑल्सो, में डेप्रिसिएबल एसेट्स पे भी मिलता है अगर 24 मंथ से कम का हो तो। इसमें कुछ वो नहीं है, एसेट डेप्रिसिएबल एसेट्स में भी आपको मिलेगा। अच्छा, इसके मैक्सिमम अमाउंट 50 लाख है, बस ये ध्यान रखना। मैक्सिमम अमाउंट 50 लाख। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ रहा है चमचमाता हुआ अपना सेक्शन 54F। 54F भी इंडिविजुअल HUF के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, बट रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। 54F फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 54F और 54 में अपने कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों इंडिविजुअल HUF के लिए, बट वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है बट हाउस नहीं होना चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। तो आपका एसेट ट्रांसफर क्या होता है? 1 रेसिडेंशियल हाउस, एक मिनट, न्यू एसेट्स, आपका जो एसेट ट्रांसफर्ड हुआ वो रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए, बट जो आपने नया एसेट्स ले रहा है वो 1 रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए। 1 ईयर बिफोर भी ले सकते हैं, 2, 1 और 2 है, बाद में भी ले सकते हैं, 3 साल में कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं। ये 54 और 54F का सेम है। 1, 2, 3 बिफोर आफ्टर परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल है, और इसमें एक प्रोपोर्शनेट आता है बस। और इसका एक और कंडीशन है कि आप उस समय, जिस समय आपका ट्रांसफर हो रहा है, आप एक हाउस से ज़्यादा नहीं ओन कर सकते। मस्ट नॉट ओन मोर देन 1 हाउस ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, मस्ट नॉट परचेज कंस्ट्रक्ट अनदर हाउस विद इन 2 और 3 ईयर्स। जो एक कंडीशन है ना 1, 2, 3 साल वाला, आप एक से ज़्यादा खरीद नहीं सकते हो, और आप एक से ज़्यादा फिर बनवा भी नहीं सकते हो। 1, 2, 3 का जो कंडीशन है उसमें में प्रोपोर्शनेट LTCG लगता है। जो आपका कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस है इनटू नेट सेल कंसिडरेशन वो लगेगा। अगर आपका प्रोपोर्शनेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है। अगर कॉस्ट आपका ज़्यादा है नेट कंसिडरेशन तो फुल LTCG एग्जेम्प्ट।
नाउ वी हैव कंप्लीटेड। अच्छा, CGS वाला नहीं कि कैपिटल गेन अकाउंट डिपॉजिट किस किस पे है, खाली इस पे नहीं एप्लीकेबल है। 54 EC पे, वो जो बॉन्ड खरीदते हैं ना लॉक इन पीरियड का, और सब पे कैपिटल गेन वाला डिपॉजिट कंडीशन वाला एप्लीकेबल है। लेकिन इस दोनों में है 54 और 54F में कि आपका 10 करोड़ से ज़्यादा का नेट कंसिडरेशन आप जमा नहीं कर सकते हो, नॉट कंसिडर। एक्सेस ऑफ 10 करोड़ आप कंसिडर नहीं करेंगे। और जो आप कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में डालते हो, सबका होल्डिंग पीरियड, लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स है, खाली इसका 5 साल है। वो जो RECL का बताइए ना, स्पेसिफाइड बॉन्ड 54EC, इसका 5 साल है। तो यस, अगर मीन्स क्या, और आप घर नहीं खरीद पा रहे हो, आप दूसरा एसेट्स नहीं ले पा रहे हो, या फिर आप न्यू अंडरटेकिंग नहीं स्टार्ट कर पा रहे हो, तो इन केसेस में क्या होता है कि आप जाओ, एक बार नहीं हो पा रहा तो अपना कैपिटल गेन उसमें डिपॉजिट कर लो, फिर आप लेके उसको यूज़ कर लेना। तो और ये इसमें आप कर ही सकते हो, बस खाली RECL में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। अगर आपने जो न्यू एसेट्स खरीदा उसको लॉक इन पीरियड के लिए अगर सेल कर दिया है, तो जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स है और जो आपने एग्जाम्सन को क्लेम किया वो वापस टैक्सेबल हो जाएगा, वो ऐसे लेस हो जाएगा। जो न्यू एसेट्स है वो आपका एग्जाम्सन लेस हो जाएगा, मीन्स आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो वैल्यू है वो कम मिलेगा। डन डन डन। तो फ्रेंड्स, फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू नाउ माई कैपिटल गेन जहाँ तक है मैंने सब कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। बट इन केस आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, या और कोई चीज़ में ज़्यादा डीप का रिक्वायरमेंट है, आप लोग को कुछ क्वेरी प्रॉब्लम आ रहा है, यू कैन आस्क मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, और इसमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। अब अपने कैपिटल गेन के बाद अपने स्टार्ट करेंगे सैलरी, ठीक है। तो अपना फर्स्ट जो है टारगेट कैपिटल गेन, सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, जो अपना रिवीजन का स्कीम बनाया था उस हिसाब से स्टार्ट करेंगे। पहले पासिंग मार्क्स पे वी विल फोकस। आई होप आप लोग सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि नाउ अब तो 75 डेज आर रिमेनिंग। और आई होप कि आपको मेरा ये रिवीजन लेक्चर हेल्पफुल रहा हो, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लोगों को शेयर करिए, और कुछ भी आपको डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम ऑन द कमेंट्स। चलो फिर, कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।